कर लेंगे। तो राज्य कर्मचारी संस्थान इस कार्यक्रम को करा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न सिर्फ अपनी माता का सम्मान करना है, न अपनी माता का सार्वजनिक सम्मान करना है, बल्कि हम अपने छोटे बच्चे जो हैं, हमारे और जितने बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं, या अगली जनरेशन है, या एवन ये जनरेशन जो है, उसको भी एक शिक्षा देने की कोशिश की जानी है। यदि एक भी व्यक्ति यहाँ से प्रभावित होकर, आइए पुष्पलता जी, आइए, शोभा जी स्थान दे दीजिए, मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था, यहाँ बैठ जाइए। पुष्पलता जी अग्रवाल जी जिसकी मैं बात कर रहा था वो आ गई। एक बार तालियां बजाकर हम आपका स्वागत कर लेते हैं। और परिचय के क्रम में मेरे ख्याल से हमारी जो मातृ यहाँ की शक्तियाँ हैं वो बताएंगी कहाँ कहाँ से कैसे आपका हम लोगों ने आपको यहाँ पे निमंत्रित किया है। मैं 2-3 बातें जो ग्राउंड की है, जो ज़मीनी बातें हैं, वो मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि एक अधिकारी भी हूँ और मैंने स्थितियाँ देखी भी हैं। हम हैं, चाहे अमरनाथ उपाध्याय जी हैं, चाहे हमारे शायर हैं, हम लोग ज़मीन पे जब रहते हैं तो ज़मीन को जीते हैं, ज़मीन को गाते हैं, ज़मीन को लिखते हैं, ज़मीन को सोचते हैं। इतने वृद्धाश्रमों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इतना बड़ा बजट वृद्धाश्रमों में क्यों दिया जाता है? ये आज भी अपने आप में एक समस्या है, एक प्रश्न चिन्ह है। और मैंने कोशिश की कि कोई आकर हमें इन चीज़ों के बारे में बता सके, लेकिन आज चूँकि चुनाव का माहौल था इसलिए कोई अधिकारी खाली नहीं मिला, इसलिए मैं वो भूमिका निभाता हूँ। अनुभव ये कहता है कि जो घर ज़्यादा संपन्न होते हैं वहाँ पर उस संपन्नता को और बढ़ाने के चक्कर में हम जैसे बच्चे, हम जैसे युवक युवती या हमारा परिवार कहीं न कहीं अपने घर के बुज़ुर्गों को अकेला छोड़ देते हैं, जिन्होंने हमें बढ़ाकर इतना बड़ा किया। अगर हम अपने गिरहबान में सब लोग झांकें तो शायद उनके दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई न कोई कमी तो रही जाती है। उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो हम नहीं पूरी कर पाते, क्योंकि अगर हम नौकरी में हैं तो 60 साल तक हमें फुर्सत नहीं है, अगर हम व्यापार में हैं तो शायद उससे ज़्यादा फुर्सत नहीं है, अगर हम राजनीति में हैं तो घर को कुछ हम नहीं दे पाते हैं। हम कहीं पर भी रहें तो माता से सिर्फ लेते रहे हैं। हमको रोटी बनानी हो तो हमारी उंगली 1 मिनट में जल जाएगी, अम्मा को रोटी बनानी हो तो उसकी उंगली कभी जलती ही नहीं है। कल मैं पूजा कर रहा था घर में बैठ के, तो दीपक नहीं जल रहा था, तो मैंने देखा कि मेरी बूढ़ी माँ ने एक कपूर उठाया, सीधे आग पे रखा और सीधे लाके जला दिया कपूर से। हमने कहा तुम्हारा हाथ नहीं जलता, हम लोग तो दूर से ही जल जाते हैं। तो ये जो शक्ति है माता के अंदर, वो शायद हम लोगों के अंदर नहीं मिलेगी। तरह तरह के लोग काम करते हैं जो ऐसा देखने में आता है। 75 वर्ष की बूढ़ी माँ है, वृद्धाश्रम में छोड़ आए। एक सज्जन थे, उनके माता पिता दोनों काफ़ी घर में झगड़ा होता था तो हरिद्वार घुमाने ले गए माता पिता को। हरिद्वार में आश्रम में छोड़ के ऐसे ही चले आए, वहाँ गलत पता नोट करा करके। वहाँ का एसडीएम किसी तरह खोज खाज के मुझे फ़ोन कर रहा था कि इनके माता पिता को खोद लो, लखनऊ के रहने वाले हैं, ठीक से बता नहीं पा रहे अपना एड्रेस। तमाम तरह की घटनाएं होती हैं और कहीं न कहीं हम अपने माता पिता को डिप्रेशन में छोड़ देते हैं। जिस देश में सरकार को ये ज़रूरत आन पड़े कि माता पिता के प्रोटेक्शन के लिए उसको कानून बनाना पड़े, तो उस देश के लिए शर्म की बात तो हो ही सकती है। हम अन्य देशों की तुलना नहीं करते, हमारे देश में ऐसा होता है। जो हमारे संस्कृति में लिखा है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, वहाँ पर हमको कानून देवो भव बनाना पड़ता है। हमने 2007 में एक कानून बनाया, माता पिता की सुरक्षा के लिए कानून, माता पिता की रक्षा के लिए कानून, और वो कानून सेंट्रल का एक कानून है। उस कानून को 7 साल लग गए हमें उत्तर प्रदेश में एक नियम के तहत लागू करने के लिए। 2014 में ये यूपी में नियम बनाया गया, माता पिता की सुरक्षा नियमावली। लेकिन आज भी मुझे नहीं लगता इतने लोग यहाँ बैठे हैं कोई उस नियम के बारे में जानता होगा। मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बता देना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि आपके पुत्र, आपके पिता, आपके परिवार में ये परेशानी होगी।
इसलिए कि जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो आपको वो कई घटनाएं एक साथ याद आती होंगी कि फ़लाने बुज़ुर्ग की क्या हालत है, फ़लाने घर में क्या हालत है, फ़लाने बहू किस तरह से अपने बच्चों को, उनको अपने माता को ट्रीट करती है। एक नियम सरकार ने बनाया, उस नियम का नाम है माता पिता सुरक्षा नियमावली। उसके तहत हर पुत्र और पुत्री का या उसके रिश्तेदार का या उसका सौतन का पुत्र है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने माता पिता को खाना देगा, रहने की जगह देगा, उनको सम्मान देगा, उनका इलाज कराएगा। ये सारी जिम्मेदारियां उनकी होती हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो शासन प्रशासन उनसे इंटरफियर कर सकता है। पहले नियम था कि 10,000 रुपये तक एसडीएम साहब उस पर आदेश करके एक मैंडेटरी पेंशन बना सकते हैं, एक मैंडेटरी वो बना सकते हैं जो बेटे के अकाउंट से कट के सीधे सीधे माता या पिता जो भी है उसके अकाउंट में चला जाएगा, वो जो भी कमाएगा। अब ये 10,000 की सीमा ख़त्म कर दी गई है। इस सीमा को एसडीएम कितना भी बढ़ा सकता है, ये देखते हुए कि कितना उनका बेटा कमाता है या उनकी बहू कमाती है और कितने में उनका काम चल जाएगा, किस शहर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं। अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके घर में सही में परेशानी है, अच्छा ज़रूरी नहीं कि माता पिता स्वयं जाके एप्लीकेशन दें, क्योंकि बहुत सी माताएँ ऐसी होती हैं कि एक माता आई हमारे, मैं एक जगह था वहाँ पे एक माता जी आई, कई बच्चे बहुत मारते पीटते हैं मुझे। उसके 3 बच्चे थे, मैंने 2 को उठा के थाने में बंद करा दिया और खूब पिटवाया। एक को सामने ले आया कि जाके आपस में तय करके आओ कि कैसे माता पिता को रखा जाएगा। शाम जब हो गई तो माता उल्टा रोने लगी कि मेरे बच्चों को छोड़ दो। इस तरह की समस्याएं आती हैं हम लोगों के पास। फिर हमने तय कराया, और एक कविता है मेरी, उसके बैकग्राउंड में यही था कि तीनों ने तय किया आपस में, लिखा पढ़ी में थाने में बैठ के कि 30 दिन रखेंगे हम लोग। और 30 दिन के चक्कर में जहाँ पर जिस महीने में 31वां दिन हुआ करता था, उस महीने में 30 तारीख को ही माता जी को दूसरे के घर छोड़ आता था और वो कहता था अभी तो 1 दिन बाकी है, कल आना हमारे यहाँ। वो 1 दिन वो माँ भूखी रहती थी और बाहर रहती थी सड़क पे। तो ये हमारे ग्राउंड हमारी स्थिति है। अगर इसमें हम एक भी व्यक्ति को प्रभावित कर सके, एक भी व्यक्ति को मदद कर सके, तो शायद इस कार्यक्रम की सफलता होगी। तो अगर आप किसी माता को जानते हैं और आप स्वयं भी उसकी शिकायत कर सकते हैं एसडीएम साहब के पास। एसडीएम उसमें उसके बाद एक दोनों को बुलाएंगे, बुला करके एक समझौता नामा लिखवाएंगे या फिर एक कमेटी बना देंगे जो दोनों की समस्याओं को सुनेगा और कोई न कोई समझौता करेगा। अगर ये समझौता कराने में तहसीलदार या नीचे का कोई आदमी असफल रहता है तो एसडीएम ज़बरदस्ती आदेश कर सकता है कि इस मकान के इतने पोर्शन में ये माँ रहेगी, इनको खाने का इतना पैसा देना पड़ेगा उनको, चाहे जैसे भी हो, और इनकी सारी सुविधाएं, चाहे मेडिकल सुविधा हो, चाहे हर प्रकार की सुविधा हो जो उसकी नीड है वो देना पड़ेगा। और उसको मॉनिटर करने के लिए एक कोई न कोई ऑफिसर लगाया जाएगा जो उससे हर महीने बात करे माता पिता से कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम सब कुछ करने के बावजूद भी हम जानते हैं हम समाज को नहीं बदल पाएंगे। अगर हम समाज को नहीं बदल सकते तो हम कानून का थोड़ा सा तो सहारा ले सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अगर इस तरह की कोई बात आए तो जितने भी हमारे संस्थान के लोग हैं या मैं स्वयं हूँ या जो लोग थोड़ा बहुत कानून जानते हैं उनसे कहिए कि माता पिता सम्मान का जो कानून बना हुआ है उस कानून के तहत ऐसी माता ऐसी पिताओं को सम्मान दिया जा सके। आप स्वयं भी दूसरे के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि क्योंकि माँ डरेगी कि बेटा और मारेगा तो वो कभी प्रार्थना पत्र नहीं देगी। आप अगर उसकी तरफ से दे देंगे तो उसका संज्ञान ले लिया जाएगा। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। सम्मान अपने स्थान पे है लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो अपने स्थान पे है। हम सब आज यहाँ प्रण लेंगे कि हम ग्राउंड रियलिटी को दूर करने की कोशिश करेंगे। जो पहली माँ, जो पहला बुज़ुर्ग पिता हमारे दिमाग में आ रहा है उसके लिए हम इस कानून का सहारा लेंगे। गूगल पे कानून आपको मिल जाएगा, बहुत सिंपल सादी भाषा में कानून है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और कुछ नहीं हो तो जो हमारा राष्ट्रीय ह्यूमन राइट कमीशन है वहाँ पर यदि एक एप्लीकेशन चली जाएगी तो ह्यूमन राइट कमीशन का भी अपना एक अधिकार है कि वो किसी भी बुज़ुर्ग को, किसी भी माता पिता को सम्मान करे।
और यदि कुछ नहीं है तो कम से कम उसे वृद्धाश्रम में आप वहाँ तक पहुँचाने के लिए आप उसकी मदद कर सकते हैं। मैंने वृद्धाश्रम में एक बार गया था, अभी मैंने सोचा इनको हम क्या दे सकते हैं, सब तो अच्छे पैसे वाले हैं। हम लोगों ने एक छोटा सा कवि सम्मेलन रखा वृद्धाश्रम में। आप विश्वास नहीं करोगे, बाराबंकी का एक शायर जिसके पैर में बहुत चोट लगी थी, वो करीब 20 साल पहले शायरी छोड़ चुके थे बुज़ुर्ग होने के कारण। उन्होंने जब शेर सुने, दूसरे मंजिल पे प्रोग्राम हो रहा था, तो वो बेचारे धीरे धीरे चढ़ते हुए बैठते हुए चढ़ते हुए 2 मंजिल तक चढ़ के आए और उन्होंने ये कहा कि एक शेर मैं सुनाना चाहता हूँ। तो जब उनके बारे में पता किया तो उनका नाम कोई बाराबंकी था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो अभी भी वृद्धाश्रम में है। और उन्होंने कहा कि 20 साल बाद हमने कोई शेर सुना है जिस कार्यक्रम में मैं जान हुआ करता था, तो मुझे एक शेर सुनाने का मौका दीजिए। और वो एक शेर से ज़्यादा दूसरा शेर सुना ही नहीं पाया, इतना भावुक हो गए। तो ये एक भावना प्रधान कार्यक्रम है, इसमें सब लोग दिल से जुटें। और इस कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद यदि हम किसी एक परिवार की, एक वृद्ध की भी सेवा कर सकें तो मेरे ख्याल से उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। आप सभी यहाँ पे आए।